जी। और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। काव्या बोली, ये बच्चा तुम्हारे और मेरे प्यार की निशानी है। कबीर, क्या तुम इसे छूकर देखना चाहते हो? हमारा बच्चा मेरे पेट के अंदर ही है। कबीर बोला, बस बहुत हो गया। कबीर की आवाज एकदम सख्त थी और काव्या तुरंत जम गई। उसने पूछा, क्या बात है कबीर? कबीर उठकर खड़ा हो गया। धीरे धीरे वो काव्या की तरफ चलकर आने लगा। वो बहुत ही कठोर था। कबीर बोला, बेहतर होगा कि तुम साफ साफ ये समझ जाओ, ये बच्चा मेरा नहीं है। काव्या ने कबीर की तरफ देखा। उसे तो पहले शॉक लगा, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि कबीर अचानक से इतने गुस्से में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद उसे एक अजीब तरीके का डर लगने लगा। उसने पूछा, क्या क्या कहा तुमने? कबीर, क्या तुम्हें अपना बच्चा भी नहीं चाहिए? कबीर बोला, मैं ये भी नहीं जानता कि तुम्हारे पेट में ये बच्चा कहाँ से आया, और तुम ये कह रही हो कि ये मेरा बच्चा है। मिस काव्या, मैं आज तुमसे सिर्फ इसलिए मिल रहा हूँ ताकि मैं कुछ चीजें क्लैरिफाई कर सकूं, ताकि तुम ये मुसीबतें खड़ी करना बंद कर दो। काव्या चिढ़कर बोली, तुम्हें ये सब सीधे सीधे समझना चाहिए। कबीर, लगता है तुम भूल गए कि तुमने मुझे एक बार क्या बताया था। हमारे फ्यूचर में साथ रहने के लिए तुमने अपना स्पर्म स्टोर किया था। इसके अलावा तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ये उसी की वजह से है। वो हमारे प्यार की निशानी है, इसीलिए मैंने उसे यूज कर लिया। मैंने हमारे प्यार को इतना संभाल कर रखा, फिर भी तुम इसे मानना नहीं चाहते। तुम्हारा इससे इनकार करना बेकार है। ये बच्चा तुम्हारा है। कबीर को गुस्सा आ रहा था और वो बोला, मैं नहीं जानता कि तुम्हें ये आइडिया कैसे मिला कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन जो स्पर्म मैंने स्टोर किया था वो आज भी वहीं का वहीं रखा है, एकदम परफेक्ट कंडीशन में। मैं इस बारे में श्योर हूँ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं हो सकता। तो अगर जबरदस्ती तुम इसे मेरा नाम देना चाहती हो तो तुम जरूर पागल हो गई हो। काव्या को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे चक्कर आने लगे थे, लेकिन वो ये जानती थी कि ये बच्चा जरूर कबीर का ही है। वो बस इसे मानना नहीं चाहता। बहुत वक्त बीत जाने के बाद काव्या ने आखिरकार एक गहरी सांस ली और बोली, तुम इस बच्चे को अपनाना नहीं चाहते है ना? कोई बात नहीं, अगर तुम मना भी कर दो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ना एक दिन तुम ये जरूर खुद से एडमिट करोगे कि ये खुद तुम्हारा ही बच्चा है। ये तुम्हारा है कबीर। कबीर बोला, भूल जाओ, मेरे पास तुमसे कहने के लिए और कुछ नहीं है। अगर तुम्हें इसे जन्म देना है तो दो, लेकिन अगर तुम सिर्फ इसे इसलिए जन्म देना चाहती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये मेरा बच्चा है, तो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि ये सच नहीं है। जिस बच्चे को तुम जन्म दोगी वो मेरा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें अभी भी यही मानना है कि यही सच है, तो इसके पैदा होने के बाद इसके बाप को ढूंढती रहना। ये जिसका भी है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। काव्या गुस्से से बोली, तुम? लेकिन इससे पहले कि काव्या कुछ और कह पाती, कबीर ने तुरंत चिल्लाकर रजत को अंदर बुला लिया और बोला, रजत, इस मेहमान को बाहर तक छोड़ाओ। काव्या अभी भी वहां रुकना चाहती थी, लेकिन बॉडीगार्ड्स पहले से ही वहां पर पहुंच चुके थे। काव्या के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो बस गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ठीक है कबीर, हम देख लेंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने पत्थर दिल इंसान हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर मैं तुम्हारे साथ गुस्से से पेश आऊं तो मुझे ब्लेम मत करना। कबीर ने काव्या की तरफ एक नजर देखा तक नहीं और सीधे दरवाजा बंद करने का इशारा कर दिया। बाहर निकलने के बाद काव्या ने अपना हाथ हिलाकर उन सबको वहां से हटने के लिए कहा। वो बोली, मैं तुम सबको वार्न कर रही हूँ, मेरे पेट में कपूर फैमिली का वारिस है। अगर तुम लोगों ने मुझे हाथ भी लगाया और अगर इस बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम सब लोग जिंदा रहने के बारे में भूल जाना। सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देखा। इसका क्या मतलब था? क्या इसका मतलब ये था कि काव्या उनके सर के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है? तो उनकी मैडम का क्या? काव्या गुस्से में वहां से चली गई। जब वो अभिनव से मिली तो उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अभिनव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही जानता था कि ऐसा ही होने वाला है। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मैंने तुमसे कहा था कि इसका कोई फायदा नहीं। क्या हुआ? कबीर ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। हमें वापस चलना चाहिए और इस बच्चे के पैदा होने तक इंतजार करना चाहिए। काव्या बोली, बाहर में जाओ, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगी। मैं उस बच्चे को अभी अपने रास्ते से हटा देना चाहती हूँ। एक ऐसी मुर्गी जो अंडे नहीं दे सकती, वो कपूर फैमिली के लिए किसी काम की नहीं। इन लोगों के साथ रहते इतना वक्त हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। साफ तौर पर वो एक यूजलेस औरत है। वहीं दूसरी तरफ मैं इतनी आसानी से प्रेग्नेंट हो गई। मैं नहीं मानती कि कबीर की फैमिली इतनी आसानी से इस बच्चे को इग्नोर कर पाएगी। अभिनव ने पूछा, और तुम्हारा क्या? वो काव्या से और बहस नहीं कर सकता था। उसने बस काव्या की तरफ देखा और इतना ही पूछा। काव्या बोली, मुझे लगा था कि कबीर हमारे पास के लिए ही सही है, मेरे साथ अच्छे से पेश आएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है तो इससे पहले कि अभिनव कुछ कहता, काव्या आगे बोली, अगर मैं कबीर का दिल नहीं भी जीत सकती तो भी मैं उस श्रेया को कबीर के साथ खुशी खुशी रहने नहीं दूंगी। मैं उसकी जिंदगी नरक बना दूंगी। उन्हें भी खुश रहने का क्या हक बनता है? जो कुछ भी श्रेया के पास है वो सब कुछ मेरा होना चाहिए था। मैं वो सब कुछ डिजर्व करती थी। मैं ये बच्चा डिजर्व करती हूँ। कबीर ने मेरे लिए इसे संभाल कर रखा था और अब वो इससे इनकार कर रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अपनी बात खत्म कर लेने के बाद काव्या ने अभिनव को गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा किया। साथ ही वो उससे बोली कि मेरे लिए ये पता करवाओ कि आने वाले दिनों में कपूर फैमिली का शेड्यूल क्या होने वाला है। अभिनव ने पूछा, क्या तुम कपूर फैमिली को ये बताने के बारे में सोच रही हो? काव्या बोली, ऑफ कोर्स, लेकिन मैं कबीर की फैमिली के पास नहीं जा सकती। जब से मेरा और कबीर का उस तरीके से ब्रेकअप हुआ है तब से मेरे लिए ऐसा करना और भी ज्यादा नामुमकिन हो गया है। इससे पहले भी कपूर फैमिली मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। अब उन्हें मुझसे मिलने के लिए कन्विंस करना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। अभिनव ने अपना सिर हिला दिया। जब वो लोग इसे पसंद ही नहीं करते तो फिर इसे कपूर फैमिली के लोगों से क्यों मिलना है? बेशक कपूर फैमिली अगले कुछ दिनों में बिजी थी। वो लोग पितृ पूजा की तैयारी करने में लगे हुए थे। उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी और उनका बिजनेस भी दूर दूर तक फैला हुआ था और उनके रूल्स तो और भी ज्यादा थे। कपूर फैमिली के आदमियों के साथ मिलकर अपने पूर्वजों की पूजा करनी थी।
हालांकि औरतों को पूजा के लिए आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें साथ में कपूर फैमिली के घर पर डिनर या लंच के लिए तो जाना ही था। कबीर ने बहुत पहले ही श्रेया को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। मेट्स ने सारी तैयारी कर दी थी और अब श्रेया को उस दिन पहनने के लिए बस एक प्लेन सूट चुनना था। हालांकि वो दिन आने से पहले शैलेश गुप्ता ने श्रेया को फोन करके पूछा कि क्या अंकिता उसके साथ थी। श्रेया बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई और उसने पूछा, क्या बात है, अंकिता को क्या हुआ? वो मेरे साथ नहीं है, क्या तुम उसे ढूंढ रहे हो? शैलेश गुप्ता बोला, हाँ, मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो घर पर नहीं है। श्रेया बोली, क्या चल क्या रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे? शैलेश ने गहरी सांस ली और लाचार होकर बोला, असल में मेरी फैमिली अमेरिका से वापस आई है और मुझे डर है कि वो लोग अंकिता को ढूंढ रहे हैं। श्रेया हैरान होकर बोली, क्या? मैं अभी उसके घर जाकर उससे मिलती हूँ। शैलेश गुप्ता बोला, ठीक है, मैं भी चलूंगा। श्रेया ने जल्दी से किसी को कार निकालने के लिए कहा और फटाफट अंकिता के घर पहुंच गई। जैसा कि उम्मीद थी, अंकिता अपने अपार्टमेंट में नहीं थी। श्रेया जब घर छोड़कर आई थी तो वो यहीं पर रुकी थी, इसीलिए उसके पास उस अपार्टमेंट की चाबियां थी। उसने अभी भी वो चाबियां अंकिता को वापस नहीं की थी। अपार्टमेंट के अंदर जाने के बाद श्रेया को ये रियलाइज हुआ कि वो तो एकदम साफ था और पूरी तरह खाली। ठीक उसी वक्त शैलेश गुप्ता भी वहां पर पहुंच गया और जल्दी से अंदर आया। उसने देखा कि श्रेया के अलावा वहां और कोई नहीं था। वो बोला, मैंने उसे फोन भी किया लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया, तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ जा सकती है? श्रेया बोली, मैं नहीं जानती, लेकिन क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि तुम्हारी फैमिली अंकिता को चोट नहीं पहुंचाएगी? श्रेया को अब चिंता हो रही थी कि क्या सच में शैलेश गुप्ता की फैमिली अंकिता को उठाकर तो नहीं ले गई। शैलेश गुप्ता बहुत गहरी सोच में पड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर शिकन थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो बोला, आई होप ऐसा ना हो। श्रेया ने पूछा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है? शैलेश बोला, मैं पहले से ही अंकिता को हर जगह ढूंढ चुका हूँ, हर जगह जहाँ मेरी समझ से वो जा सकती है, लेकिन मुझे अभी तक वो नहीं मिली। इस वक्त मैं और कोई ऐसी जगह नहीं सोच सकता जहाँ वो गई हो। श्रेया बोली, छोड़ो छोड़ो, हम फिर से ढूंढेंगे। वो आखिरी बार किससे मिली थी? शैलेश बोला, मुझे लगता है कि वो आज सुबह ही कंपनी से निकल गई थी। जल्दी ही वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा, लेकिन जब वो उसे ढूंढ रहा था तब उसके घर से एक फोन आया, शैलेश हमारे साथ वापस अमेरिका चलो। शैलेश गुप्ता एकदम से रुक गया और उसने पूछा, आप लोग सच में अंकिता को ढूंढने गए थे, है ना? ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। ये कहानी है श्रेया और कबीर की और मैं हूँ खुशी। आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। फोन के दूसरी तरफ जो इंसान था वो बोला, शैलेश, हम समझते हैं कि तुम्हें वो लड़की पसंद है, वो बहुत ही सिंपल और प्यारी भी है, लेकिन वो हमारी फैमिली के लिए एक प्रॉपर मैच नहीं है। हमें अभी भी राम्या ज्यादा पसंद है। तुम एक बार कोशिश क्यों नहीं करते, उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताकर देखो, हो सकता है कि तुम्हें ऐसा फील होने लगे कि तुम्हारी और उसकी काफी बनती है। शैलेश बोला, मॉम, मैं ये फालतू की चीजें नहीं करता। क्या आपको लगता है कि मैं एक ऐसी औरत को छोड़ दूंगा जिसके साथ मेरी केमिस्ट्री इतनी बढ़िया है, वो भी किसी और के साथ ट्राई करने के लिए? वो कहाँ पर है? उसकी माँ बोली, शैलेश बोला, आप मुझे बस इतना बताइए कि वो कहाँ है। उसकी माँ बोली, ठीक है, हम लोग शिवालिक होटल में मिले थे, उसके बाद मैंने देखा कि वो नदी किनारे वॉक कर रही थी। ये सुनते ही शैलेश ने तुरंत फोन रख दिया। श्रेया के साथ शैलेश जल्दी से उस होटल में पहुंचा। वो जगह बहुत ही सुंदर थी और पास में ही नदी थी, इसलिए बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने और वॉक करने के लिए वहां पर जाते थे। शायद अंकिता वहां पर उसकी माँ से मिलने के बाद अपना मन हल्का करने के लिए आ गई होगी। शैलेश जल्दी से अंदर गया और श्रेया भी उसके पीछे ही थी। श्रेया भी अंदर ही जाने वाली थी कि तभी दरवाजे पर ही किसी ने उसे पहचान लिया। वहां पर जो लेडी है वो श्रेया है ना? है ना? अरे हाँ, वो तो श्रेया ही है। श्रेया को तुरंत सब लोगों ने घेर लिया। वो बहुत ही पोलाइटली बोली, थैंक यू सो मच, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। लेकिन पलक झपकते ही श्रेया गायब हो गई थी। वहाँ इतनी भीड़ लग गई थी कि श्रेया नजर ही नहीं आ रही थी। वो जल्दी से बोली, आप सब लोगों का मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन इस वक्त मैं काम से यहाँ पर आई हूँ, तो हम लोग बाद में मिलते हैं। लेकिन सब लोग श्रेया को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। उनमें से ज्यादातर असल में श्रेया के फैंस नहीं थे, लेकिन वो लोग भीड़ का हिस्सा बनकर जल्दी से वहाँ पर पहुंच गए। श्रेया के पीछे से कपूर फैमिली के बॉडीगार्ड्स ने पहले से ही अपना काम करना शुरू कर दिया था। तब जाकर ही श्रेया को आखिरकार वहाँ से निकलने का थोड़ा रास्ता मिला। अगर वो लोग ना होते तो उसका तो इतनी भीड़ में दम ही घुट जाता। कपूर फैमिली के बॉडीगार्ड्स ने जल्दी से ही उस भीड़ को वहाँ से हटा दिया। श्रेया ने किसी को जोर से चिल्लाकर ये कहते हुए सुना, वाओ, जैसे कि एक सेलिब्रिटी से उम्मीद की जा सकती है, वो अपने साथ इतने सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर आई है। बहुत हो गया, छोड़ो, जब ये खुद ही नहीं चाहती कि हम इसे देखें तो हम भी इसे नहीं देखेंगे। श्रेया ने मन ही मन सोचा, नहीं, असल में तो तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे बॉडीगार्ड्स को हमारे साथ रहना पड़ता है। उधर दूसरी तरफ शैलेश ने जल्दी से अंकिता को ढूंढ लिया। अंकिता ने नहीं सोचा था कि उनके लिए उसे ढूंढना इतना आसान होगा। डॉक्टर गुप्ता ने जल्दी से अंकिता को आवाज लगाई। अंकिता ने मुड़कर देखा कि शैलेश उसी की तरफ चलकर आ रहा था। वो भौचक्की रह गई और उसने पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक पल में ही उसने अंकिता को अपनी तरफ खींच लिया और बोला, तुम मुझसे पूछ रही हो, मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अंकिता ने अपना मुंह बंद कर लिया और धीरे से बोली, डॉक्टर गुप्ता, मैं बस। शैलेश ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उन लोगों ने क्या कहा, तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी है वो सिर्फ हमारे बीच में है। बेहतर होगा तुम ये याद रखो, अगर तुमने बिना मेरे साथ कुछ डिस्कस किए खुद से कोई फैसला कर लिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अंकिता जम गई और उसने डॉक्टर गुप्ता की तरफ देखा, लेकिन डॉक्टर गुप्ता ने पहले से ही अंकिता को अपनी बाहों में भर लिया था। अंकिता शॉक में थी। हालांकि डॉक्टर गुप्ता ने पहले उससे कहा था कि उन्हें डेटिंग ट्राई करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त वो जो फील कर रही थी और उस वक्त जो उसने फील किया था वो दोनों फीलिंग्स बहुत अलग थी।
उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो सब उन्होंने दिल से नहीं कहा था, बस यूं ही कह दिया था कि उन्हें डेटिंग ट्राई करनी चाहिए। लेकिन अब अंकिता शैलेश की बहुत इज्जत करती थी और उसे पसंद भी करती थी। उसे वो काफी इंप्रेसिव लगता था, हर कोई उसकी इज्जत करता था और वो टॉप साइकोलॉजिस्ट था और देश के टॉप डॉक्टर्स में से एक भी। वो डॉक्टर शैलेश गुप्ता था जिसे सब लोग भगवान मानते थे। न जाने कितने लोग उसे अपना आइडल मानते थे। वो एक बहुत ही अच्छा गुरु भी था। लेकिन इस वक्त उसने अचानक से ही अंकिता को इस तरह से हक कर लिया था। श्रेया भी फाइनली वहां पर पहुंच गई। वो हाँफ रही थी और उसने देखा कि वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। श्रेया ने जोर से सांस लेते हुए कहा, अंकिता, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं अभी उस भीड़ में दबकर मर जाती। अंकिता का चेहरा एकदम लाल हो चुका था और वो बोली, मैंने क्या किया? मैं यहाँ पर बस वॉक करने के लिए आई थी। तुम लोगों ने इसे इतना बड़ा मसला क्यों बना दिया? श्रेया ने हैरान होकर अंकिता की तरफ देखा। चाहे जो भी हो, उन लोगों ने अंकिता को अपने साथ लिया और वापस आ गए। रास्ते भर में श्रेया शिकायत करती रही। वो बोली, देखो जरा खुद को, जब तुम मुझे क्रिटिसाइज कर रही थी तब तो तुम बड़ी दिमाग वाली बातें कर रही थी, लेकिन अब तुम खुद इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग तुमसे क्या कहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि तुम अभी के अभी शादी कर लोगे। तुम्हारा रिलेशनशिप अभी बस शुरू ही हुआ है, तो तुम लोग इतनी जल्दी उदास क्यों हो रहे हो? इस तरह से हार नहीं मानते। अभी से सारी उम्मीदें मत छोड़ो। कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो एक दूसरे के साथ रहो। बस तुम लोग फ्यूचर के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? अंकिता बोली, ठीक है। असल में मैं शॉक हो गई थी। ऑफिस में इतने सारे लोग आ गए थे और मेरे कलीग्स के सामने मेरे बारे में पूछ रहे थे। अंकिता को उम्मीद नहीं थी कि गुप्ता फैमिली के मेंबर्स इतने सीरियस होंगे। वो सभी बहुत ही स्ट्रांग लग रहे थे और डेफिनेटली अंकिता की जैसी एक सिंपल लड़की से बहुत ही अलग थे। इसीलिए उन्हें देखकर वो बुरी तरह डर गई थी। अच्छी बात ये थी कि इस वक्त शैलेश की तरफ देखते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि अभी से इतना सोचने का कोई फायदा नहीं है। जैसा कि श्रेया ने कहा, ऐसा तो है नहीं कि वो अभी के अभी शादी कर लेने वाले थे। अंकिता बोली, ठीक है, मुझे घर ले चलो प्लीज। आज मुझे अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करना था, लेकिन मैं अभी तक बाहर हूँ। अगर तुम लोगों को इतनी चिंता हो गई तो मेरे पेरेंट्स को भी मेरी चिंता हो रही होगी। मुझे जल्दी से घर पहुंचना चाहिए, वरना उन्हें भी लगेगा कि मैं गायब हो गई हूँ, जैसा कि तुम्हें लगा। श्रेया ने अंकिता की तरफ देखा और बोली, हमेशा याद रखना, चाहे जो भी हो जाए, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अपने दिमाग के घोड़े इतने मत दौड़ाने दिया करो। दोस्त किस लिए होते हैं? वक्त आने पर हम तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। तुम बिना हमें बताए, बिना हमें तुम्हारी मदद करने का मौका दिए यूं ही कैसे भाग सकती हो? अंकिता बोली, हाँ, मैं समझ गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। ये कहते हुए अंकिता ने श्रेया को हक कर लिया। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना जिसे आपकी इतनी चिंता हो, बहुत ही बढ़िया फीलिंग होती है, चाहे जो भी हो। अंकिता जानती थी कि वो इस लड़ाई में अकेले नहीं है। कुछ ही देर में वो लोग अंकिता के घर पहुंच गए। अंकिता ने उन दोनों को बाय बोला और ऊपर चली गई। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर गई तो बोली, मॉम, डैड, मैं घर आ गई। दोपहर में कुछ काम आ गया था इसलिए मैं आ नहीं पाई। लेकिन जैसे ही वो अंदर आई, उसने देखा कि उसके पेरेंट्स सरप्राइज होकर कमरे से बाहर आ रहे थे। अंकिता की मॉम ने अंकिता की तरफ हैरान परेशान होकर देखा और बोली, अंकिता, तुम आ गई? क्या तुम ठीक हो? अंकिता को अपनी माँ का चेहरा देखकर ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ थी। वो बोली, हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। आपको क्या लगा कि मेरे साथ क्या हो गया है? अंकिता ने अपनी आंखें सिकोड़कर अपनी माँ की तरफ देखा और पूछा, मॉम, क्या गुप्ता फैमिली के लोग आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे? उसके बाद ही उसकी माँ ने गहरी सांस ली और बोली, अंकिता, तुम पीछे क्यों नहीं हट जाती? मैं जानती हूँ कि डॉक्टर गुप्ता जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। वो अमीर है, पावरफुल है और उसके पास बेशुमार दौलत है, स्टेटस है, और तो और उसकी फैमिली में सब लोग टॉप की पोजीशंस पर हैं, लेकिन हम लोग उनकी फैमिली के लायक नहीं है। अंकिता बोली, मॉम, प्यार दो लोगों के बीच में होता है, इसका इस बात से क्या लेना देना कि उसकी फैमिली क्या करती है। लेकिन उसकी माँ के चेहरे के एक्सप्रेशंस अभी भी बहुत अजीब थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन उनमें वो कहने की हिम्मत नहीं है। और तो और अंकिता के पिता बस इधर उधर देख रहे थे और वो एकदम चुप थे। वो दोनों बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे थे। अंकिता बोली, मॉम, डैड, मुझे सच सच बताओ, एग्जैक्टली बात क्या है, हो क्या रहा है? अंकिता के डैड फाइनली उसकी माँ से बोले, क्या तुम उसे सीधा बता नहीं सकती? उसके बाद उन्होंने अंकिता को अपनी तरफ खींचा और अपने पास खड़ा करके बोले, गुप्ता फैमिली ने हमें कुछ पैसे दिए हैं, इस शर्त पर कि हम लोग कोई और आम घर ढूंढ लें और तुम उनके बेटे से दूर हो जाओ। हमारे पास अब इतने सारे पैसे हैं, अब हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अंकिता ने हैरान होकर अपने डैड की तरफ देखा और पूछा, कितने पैसे? उसके डैड बोले, 30 लाख। 30 लाख? उसकी माँ को अचानक से वो सब याद आ गया। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो अचानक से ही आसमान से पैसों की बारिश हो गई हो। वो बोली, सच में ये अमीर लोग कमाल के होते हैं। अमीर होना कितना बढ़िया है, इन लोगों के पास इतने पैसे हैं और ये लोग फैसले भी इतनी तेजी से ले लेते हैं। तुम्हारे डैड तो बैंक जाकर देख भी आए, पैसे पहले से ही ट्रांसफर हो चुके हैं। हे भगवान, अब हम लोग भी एक बड़े घर में रह सकेंगे, डिजाइनर कपड़े पहन सकेंगे। अंकिता बोली, बस बहुत हो गया माँ। आखिर इसके बाद अंकिता क्या फैसला लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड में। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। उसकी माँ तुरंत 2 कदम पीछे हट गई और बोली, क्या मतलब तुम्हारा कि तुम ये पैसे उन्हें वापस कर दोगी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। चाहे जो भी हो, मैं ये पैसे वापस नहीं करूंगी। अंकिता, बेवकूफी करना बंद करो। चाहे वो तुम्हारे साथ कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। आगे चलकर तुमसे शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं है। जैसे ही वो तुमसे बोर हो जाएगा, वो तुम्हें छोड़ देगा। जब वक्त आएगा, न तुम्हारे पास पैसे होंगे और न ही वो इंसान। तुम पैसे लेकर मजे की जिंदगी क्यों नहीं जीती? तुम्हारा जो मन करे वो तुम कर सकती हो।
लेकिन अंकिता ने गुस्से से अपनी माँ को पकड़ लिया और बोली, मुझे वो पैसे वापस करो, जल्दी बताओ मुझे वो पैसे कहाँ हैं। उसकी माँ गुस्से से चिल्लाकर बोली, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो अंकिता? क्या मैंने तुम्हें फालतू में पाल पोस कर इतना बड़ा किया था? अंकिता बोली, मॉम आप मुझे वो पैसे दे रही हैं या नहीं? अगर आपने मुझे वो पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस को बुलाकर आपके खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखवा दूंगी। उसकी माँ नहीं जानती थी कि ऐसा भी कोई जुर्म होता है। अंकिता बोली, मुझे जल्दी से वो पैसा वापस करो। अंकिता के पिता ने उसके हाथ हटाते हुए कहा, ठीक है दे दो इसे वो पैसे, कोई बात नहीं, मैं इसे पैसे दे दूंगा। ये घटिया लड़की हमारे बारे में कभी भी नहीं सोचती, इसे बस अपने मजे करने की पड़ी है। तुम इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारे माँ बाप कैसे इस छोटी सी जगह में रह रहे हैं? अगर बाहर लोगों ने देखा कि तुम बाहर इतनी ऐश की जिंदगी जी रही हो और तुम्हारे माँ बाप इतने छोटे से घर में रह रहे हैं तो लोग तुम पर हंसेंगे, इसमें तुम्हारी ही बेइज्जती है। अंकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग ये सब क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो जानती थी कि इनसे बहस करना बेकार है। अंकिता के डैड ने कार्ड जमीन पर फेंक दिया और बोले, भाड़ में जाओ, तुम्हें बस पैसों की पड़ी है, पासवर्ड तुम्हारी बहन का बर्थडे है। अंकिता ने अपने पिता की तरफ एक नजर देखा, उसके बाद उसने झुककर वो कार्ड उठा लिया और मुड़कर वहां से चली गई। इतने पैसे हाथ में आने के बाद चले जाने की वजह से अंकिता की माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उन्हें रोना भी आ रहा था। अंकिता के डैड बोले, कोई बात नहीं, एक दिन इसे बहुत पछतावा होगा। जब वो आदमी इसे छोड़ देगा तब हालात अच्छे नहीं होंगे। इसे इतना हरिश्चंद्र बनने की क्या जरूरत है? इसे ये पता होना चाहिए कि इसकी फैमिली के बैकग्राउंड और उस आदमी की फैमिली के बैकग्राउंड का कोई मुकाबला नहीं है। उधर अंकिता शैलेश से मिली और उसने वो कार्ड उसे दे दिया और पासवर्ड उसे बता दिया। उसने कहा कि वो अपने पैसे निकाल ले और अपनी फैमिली को वापस कर दे। शैलेश को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोला, मैं जाकर अपनी माँ से इस बारे में बात करूंगा। अंकिता, आई एम सॉरी कि उनकी वजह से तुम्हारी फैमिली को इतनी परेशानी हुई। मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी इस हद तक आगे बढ़ जाएंगे। अंकिता को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। असल में वो पैसे लेकर उसे डिसअपॉइंट उसकी अपनी फैमिली ने किया था। क्या उनकी नजरों में उसके प्यार की कीमत बस इतनी ही थी? उसकी बहन ने इतनी गलतियां की थी, उस पर इतना कर्ज था, लेकिन फिर भी ये लोग उसके बारे में इतना अच्छा सोचते थे। और वहीं अंकिता, जिसने कुछ भी गलत नहीं किया था, ये लोग बिना मतलब उसे सुनाते रहते थे। उस रात अंकिता ने श्रेया और नवी को ड्रिंक करने चलने के लिए पूछा। वो तीनों एक प्राइवेट रूम में चली गईं। वो लोग काफी अच्छे क्लब में थे। श्रेया उन्हें इस जगह लेकर आई थी क्योंकि उसने सुना था कि यहाँ पर ड्रिंक करना सेफ है। आखिरकार यहाँ पर सारे कस्टमर्स अमीर घरों के थे और यहाँ पर सड़क छाप लोग नहीं आते थे। जब उन लोगों ने उन तीनों औरतों को अंदर आते हुए देखा तो वेटर्स ज्यादा खुश नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उनमें से एक श्रेया थी और दूसरी नवी, यानी कि मैडम प्रेसिडेंट। उन दोनों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। सेलिब्रिटी बहुत पैसा कमाते हैं और नवी अब मिस्टर प्रेसिडेंट की वाइफ थी, इसीलिए वो जल्दी से उनके पास उनकी आवभगत करने के लिए पहुंच गए। उन तीनों के लिए एक प्राइवेट रूम खोलने के बाद वो लोग अंदर जाकर बैठ गए। हमें क्या पीना चाहिए? अंकिता बोली, कुछ महंगा पीते हैं, तुम दोनों इतने अमीर हो और मैं कुछ सस्ता नहीं पीने वाली। नवी ने पूछा, मैं अमीर कैसे हूँ? तुम बस श्रेया से पूछो, मुझे इतने कम पैसे मिलते हैं, उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं। अंकिता बोली, तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो और तुम अभी भी अपनी गरीबी को रो रही हो, कुछ तो शर्म करो। मैं भी रोने लग जाऊंगी। नवी हंसते हुए बोली, प्रेसिडेंट की वाइफ होने के मुझे पैसे नहीं मिलते, श्रेया को एक मूवी करने के कई करोड़ मिलते हैं। ये डेफिनेटली हम तीनों में सबसे ज्यादा कमाती है, आज ये हमें ट्रीट देगी। श्रेया बोली, हे तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? मैंने अभी अभी अपनी पुरानी कंपनी को मुआवजे में सारे पैसे दे दिए अपने। लेकिन हालांकि श्रेया ने ऐसा कहा, पर वो जानती थी कि उन तीनों में वही सबसे ज्यादा कमा रही है, इसलिए उसने मेन्यू लिया और इन तीनों को वार्न करते हुए बोली, कम ही ऑर्डर करना, बहुत ज्यादा पैसे खर्च मत करवा देना। आखिर में ऑफकोर्स अंकिता इतनी बेशर्म नहीं थी कि वो कुछ बहुत ही ज्यादा महंगा मंगवाए, वो बस मजाक कर रही थी। वो बोली, तो फिर चलो सबसे सस्ते वाला मंगवाते हैं, थोड़ी बियर ही पी लेते हैं, बाकी ड्रिंक से हमें नशा भी जल्दी हो जाएगा और हमारी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। वो वेटर्स पूरी तरह निराश हो गए। ये क्या था? जब वो लोग उस कमरे से बाहर निकले तो बाहर जब लोगों को पता चला कि प्रेसिडेंट की वाइफ वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने आई है तो कुछ और वेटर्स तुरंत वहाँ पर भीड़ लगाकर खड़े हो गए। उस वेटर ने हैरान होकर कहा, उन लोगों ने बहुत ही सस्ता ऑर्डर दिया है। दूसरा वेटर बोला, क्या वो प्रेसिडेंट की वाइफ है? क्या वो इतनी गरीब है? वो वेटर बोला, और यहाँ तक कि उन्होंने श्रेया से बिल पे करने के लिए कहा क्योंकि उनमें से सबसे ज्यादा वही कमाती है, उसे एक मूवी करने के ही कई करोड़ मिल गए। दूसरा वेटर बोला, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, चलो कोई बात नहीं, मुझे तो सच में लगा था कि आज हमें एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। वो सब लोग निराश होकर वहाँ से चले गए। हालांकि उनमें से कई सारे लोग श्रेया और मैडम प्रेसिडेंट को देखना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने सीधे अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब वो वेटर अंदर उन्हें सर्व करने गए तो उन लोगों ने क्यूरियस होकर उन लोगों की तरफ देखा। वो तीनों लेडीज आपस में बातें करते हुए और म्यूजिक सुनते हुए मजे से ड्रिंक कर रही थी। अंकिता बोली, मुझे तो सच में जलन होती है कि तुम दोनों की शादी हो चुकी है। सच कहूँ तो मैं भी शादी करना चाहती हूँ, कम से कम शादी करके मैं उस घर से तो निकल पाऊंगी। श्रेया बोली, तो फिर कर लो ना, रोका किसने है? शैलेश को बोलो कि वो तुमसे शादी कर ले और उसे कोई और ऑप्शन मत देना। अंकिता बोली, लेकिन ये सच है कि हमारे बीच का गैप बहुत बड़ा है, उसकी फैमिली डेफिनेटली मुझे पसंद नहीं करेगी और इससे भी जरूरी बात यह है कि उसकी फैमिली हमारे रिश्ते के खिलाफ है। अगर वो लोग बीच में दखल देते रहे तो वो बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो जाएगा। नवी बोली, असल में फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि शैलेश क्या सोचता है और अगर फिर भी काम नहीं बना तो कबीर से कहकर उन लोगों पर प्रेशर डलवा देना ताकि उनकी फैमिली के पास और कोई चॉइस ही ना बचे। अंकिता बोली, हाँ, जैसे मेरे पास तो बहुत पावर है कि कबीर मेरी सुनेगा। और तो और प्यार दो लोगों के बीच की बात होती है, इतने सारे लोगों को बिना मतलब के इन्वॉल्व करना बहुत ही भयानक हो जाएगा। श्रेया बोली, ठीक है फिर चाहे जो भी हो,
हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर उस शैलेश गुप्ता ने तुम पर धौंस जमाई तो एक बार बता देना और हम लोग तुरंत उसे टाइट करने पहुंच जाएंगे। अंकिता बोली, हे वो ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जब उसकी फैमिली के लोग अचानक से ऑफिस में आ गए तो मैं डर गई थी। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं कल ऑफिस कैसे जाऊं। सब लोगों ने देखा कि आज क्या हुआ था और उन लोगों ने डेफिनेटली ये गेस भी कर लिया होगा कि वो लोग डॉक्टर गुप्ता की फैमिली से थे। वो लोग पहले से ही मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं शुरुआत से ही हमेशा डॉक्टर गुप्ता के साथ रहती हूँ। अब तो वो लोग मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेंगे और मुझ पर और भी ज्यादा ध्यान देंगे। ये कहते हुए अंकिता ने अपने मुंह पर ढेर सारी बियर भरी और उसे गटक गई। धीरे धीरे उनकी बियर की बोतलें खाली हो गईं और वो भी सोफे से जमीन पर आ चुकी थी। श्रेया सोफे का सहारा लेकर बैठी थी और उसने गाना शुरू कर दिया। सब जानते थे कि श्रेया कितनी घटिया सिंगर है। नवी हैरान होकर बोली, क्या तुम अपना मुंह बंद कर सकती हो? सारा देश जानता है कि तुम कितना गंदा गाती हो। तुम में अभी भी गाना गाने की हिम्मत है? श्रेया बोली, तुम कितनी बुरी हो यार। सारे देश को तुम्हारी वजह से ये पता चला। अगर तुमने फिर से मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत की तो मैं ना तुम्हें शाप दे दूंगी। अरे हाँ, बाय द वे, तुमने हमें अभी तक बताया नहीं, मिस्टर प्रेसिडेंट और तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? तुम एंजॉय तो कर रही हो ना? नवी बोली, भाड़ में जाओ। अंकिता तभी बीच में कूद पड़ी और बोली, हाँ हाँ बताओ बताओ, बेड में मिस्टर प्रेसिडेंट की स्किल्स कैसी हैं? जल्दी बताओ हमें। ये कहानी है श्रेया और कबीर की और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। ये कहानी है श्रेया और कबीर की और मैं हूँ खुशी। आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। नवी बोली, मुझे तुम दोनों की बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। नवी जब वॉशरूम जाने के लिए वहां से चली गई तो श्रेया को भी लगा कि उसे भी जाना था। बाहर जाते वक्त वो अपने पैरों पर झूल रही थी। जब वो बाहर निकली तो उसका सिर बहुत ही भारी हो रहा था, लेकिन एक हाई क्लास होटल तो आखिर एक हाई क्लास होटल ही था। उसे बहुत घिनौना नहीं लग रहा था, वो बस थोड़ी नशे में थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जहां भी जा रही थी धरती थोड़ी टेढ़ी थी। उसके बाद वो गलती से किसी से टकरा गई। नशे नशे में उसने देखा कि वो किसी से टकरा गई थी और बोली, आई एम सॉरी। उस इंसान ने कहा, हे क्या तुम श्रेया नहीं हो? किसी और ने कहा, हाँ ये जरूर श्रेया ही है, मैंने इसे पहले भी देखा है, ये डेफिनेटली श्रेया ही है। श्रेया ने जब किसी को अपना नाम लेते हुए सुना तो उसने ऊपर देखा। उसने देखा कि एक मोटा सा आदमी खड़ा हुआ था और उसके साइड में एक पतला सा आदमी भी था। श्रेया बड़बड़ाते हुए बोली, हेलो, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। उस मोटे आदमी के चेहरे पर तुरंत एक मुस्कुराहट आ गई, मानो वो श्रेया में बहुत इंटरेस्टेड हो। वो बोला, हाय श्रेया, कितने इत्तेफाक की बात है कि मैं तुमसे यहाँ पर मिल रहा हूँ। जल्दी हमारे साथ चलो, हम लोग हमारे प्राइवेट रूम में चलकर मजे करते हैं। अरे हाँ, तुम्हारी ड्रेस बहुत बढ़िया लग रही है। वो कौन सी कॉस्ट्यूम थी? वो जिस मूवी में तुम थी उसमें जो ओपन स्कर्ट तुमने पहनी थी, बहुत ही सेक्सी थी। श्रेया ने जब अपने सामने उस आदमी को ये सब कहते हुए सुना तो उसका चेहरा एकदम कठोर हो गया। वो बोली, सर क्या आप जुबान संभाल कर बात कर सकते हैं? वो मोटा आदमी बोला, अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। मर्दों को सेक्सी लेडीज बहुत पसंद आती हैं। श्रेया उसके मुंह नहीं लगना चाहती थी। वो यहाँ पर अच्छा टाइम बिताने आई थी, उसे इस आदमी की परवाह करने की क्या जरूरत थी? वो वापस मुड़कर अपने रूम में जाना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने तुरंत श्रेया का हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लिया और बोला, हे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कम ऑन यार हमारे साथ चलो। श्रेया बोली, मैं नहीं चल रही, मेरे सामने से हट जाओ, मुझे बहुत काम है। वो आदमी श्रेया के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम नहीं चल रही? क्यों नहीं, क्या हुआ? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। श्रेया का मूड पहले से ही खराब हो चुका था। वो बोली, तुम्हारी ये आंटी यहाँ पर पैसे खर्च करने ही आई है, तुम हटो मेरे सामने से। वो आदमी बोला, हे तुम किससे बात कर रही हो? तुम बस एक एक्ट्रेस हो और कुछ भी नहीं, लेकिन खुद को मेरी आंटी बुलाने की हिम्मत कर रही हो। वो आदमी बोला, बेहतर होगा कि तुम अभी के अभी हमारे साथ चलो, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। थोड़े मजे मुझे भी करने दो। श्रेया पहले से ही अपना गुस्सा कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन शराब पीने की वजह से वो अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। श्रेया बोली, छोड़ो मुझे, हट जाओ मेरे सामने से, वरना बाद में मुझे किसी चीज के लिए ब्लेम मत करना। वो आदमी बोला, हाँ मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर लोगी। तुम जैसी एक्ट्रेसेस पता नहीं किस किस के साथ सोकर पहुंचती हैं यहाँ तक। हाँ, उस आदमी के चेहरे पर एक बहुत ही ठरकी एक्सप्रेशन था और वो बोला, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे रूड कैसे होती हो। ये कहते हुए वो श्रेया के और भी करीब आने लगा। उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वो आदमी उस थप्पड़ की वजह से तुरंत आग बबूला हो गया और बोला, तुम कुतिया कहीं की, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? वो ये कहते हुए श्रेया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। श्रेया शराब के नशे में थी, लेकिन फिर भी वो उस आदमी से बच गई। उसके पीछे एक वेटर गुजर रहा था। श्रेया ने उस वेटर को पकड़ा और उसे सीधे उस आदमी के सामने धकेल दिया। उस आदमी ने श्रेया की जगह उस वेटर को पकड़ लिया। उसने गुस्से से उस वेटर की तरफ देखा और उसे जमीन पर पटक दिया। उसके बाद वो वेटर पर चिल्लाया, वो औरत, इसने सच में मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। मुझे वो औरत चाहिए, उसे मेरे पास पकड़कर लेकर आओ और मैं तुम्हें 10,000 रुपए की टिप दूंगा। जब उस वेटर ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके ठीक पीछे श्रेया खड़ी थी। वो वेटर देखकर हैरान हो गया और बोला, मिस्टर भल्ला आप? ये देखकर कि वो वेटर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, उस आदमी ने उसे साइड में धक्का दे दिया और फिर से श्रेया को पकड़ने की कोशिश करने लगा। पीछे जो उसके साथ पतला आदमी खड़ा था वो जल्दी से बोला, मिस्टर भल्ला इस सब में मत पड़िए, अगर आपने यहाँ पर कोई नुकसान कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो आदमी तो पहले से ही गुस्से में पागल हो चुका था। उसने अपने दोस्त की एक नहीं सुनी और श्रेया के पीछे पड़ गया। जब श्रेया ने देखा कि वो उसके पीछे ही था तो उसके हाथ में जो कुछ आया वो उसके ऊपर फेंकती रही।
उस मोटे आदमी के सिर पर जब श्रेया का फेंका हुआ एक बाउल लगा तो उसके माथे पर एक गोला सा फूल गया। एक हाथ से अपने सिर को पकड़ते हुए वो आदमी अभी भी गुस्से में श्रेया को गालियां निकालते हुए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वो चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम मेरे हाथ लग गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। श्रेया ने सोचा कि ये आदमी सच में कितना बेशर्म था। जब श्रेया भाग रही थी तब नवी और अंकिता भी पीछे से कमरे से बाहर आ गए। जब उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या चल रहा है तो वो लोग हैरान रह गए। उन्होंने चिल्लाते हुए पूछा, ये सब क्या हो रहा है श्रेया, क्या हुआ? अंकिता बोली, इस आदमी ने अभी अभी क्या कहा? क्या ये तुम्हें गाली दे रहा था? इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये तुम्हें इस तरह से गाली निकाले? जब वहाँ पर मौजूद लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो उन्हें सच में लगा कि उन्हें कभी भी किसी औरत से पंगा नहीं लेना चाहिए, खास तौर पर एक ऐसी औरत जिसने शराब पी रखी हो। अंकिता ने तुरंत अपनी बाजुएं ऊपर चढ़ाते हुए कहा, क्या इस छछूंदर को सच में लगता है कि इसे कोई हरा नहीं सकता? नवी बोली, और नहीं तो क्या, ये कितना घटिया इंसान है। ये देखकर कि श्रेया के पास अब उसका साथ देने के लिए उसके दोस्त थे, वो बेझिझक बोली, इस आदमी का मुंह इतना घटिया है, इसके सिर पर तो मार पड़नी ही चाहिए। उसके बाद वो तीनों पीछे नहीं हटी। उन लोगों ने उस आदमी को पकड़ा और मिलकर उसे पीटने लगी। उस आदमी ने उम्मीद नहीं की थी कि 3 औरतें उस पर टूट पड़ेंगी, खासकर ऐसी 3 औरतें जो पागल हो चुकी थीं। उनके सामने जो भी आ रहा था वो उठाकर उसी से उसे मारने लग जाती। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ सजावट का सामान उठाकर भी उस पर दे मारा। जल्दी ही सब लोगों का ध्यान उस तरफ चला गया। कोई जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे सामने उधर एक लड़ाई चल रही है, वो देखो लड़ाई हो रही है। पहले एकदम से देखने पर उन्हें लगा कि एक आदमी एक औरत को मार रहा है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो असल में कुछ औरतें एक आदमी को पीट रही थी। वहाँ पर मौजूद सब लोग ये जानने में और भी इंटरेस्टेड हो गए कि आखिर चल क्या रहा था। उधर एक भल्ला नाम का आदमी 3 औरतों से घिरा हुआ था और लगातार पिट रहा था। वो चिल्ला रहा था, जल्दी कोई मेरी मदद करो, बचाओ मुझे, ये औरतें पागल हो गई हैं। वो वेटर घबराकर उनकी लड़ाई खत्म करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो चिल्लाता रहा, मुझे मारना बंद करो, मुझे मारना बंद करो। वो वेटर बोला, अरे नहीं मैडम, उससे मत तोड़िए, वो 10,000 का है। मैडम ये बोतल भी बहुत महंगी है, इसे अपना हथियार मत बनाइए। लेकिन वहाँ पर उस बेचारे की कौन सुन रहा था। वो तीनों लगातार उस आदमी को मारती रही और उसका चेहरा लाल पीला कर दिया। वो लोग तभी जाकर रुके जब मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें उस आदमी से दूर करने के लिए वहाँ पहुंच गए। सब लोगों ने देखा कि पूरे फर्श पर टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उस आदमी का चेहरा पूरा लाल पीला हो चुका था और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इसकी बहुत बुरे वाली धुनाई हुई है। जब उस मैनेजर ने वो टूटी हुई चीजें जमीन पर बिखरी हुई देखी तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उस मैनेजर ने उस वेटर की तरफ देखा और बोला, यहाँ चल क्या रहा है, तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? उसके बाद उस मैनेजर ने उन तीनों लेडीज की तरफ देखा जो इस सब के लिए जिम्मेदार थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि वहाँ पर एक आदमी पहले से ही कुछ लोगों के साथ पहुंच गया था और जल्दी ही सबका ध्यान उस पर चला गया। उस आदमी का रौब गजब का था। कबीर वहाँ पहुंच चुका था और वहाँ पर कबीर अकेला नहीं आया, उसके पीछे डॉक्टर गुप्ता भी थे। उसने जमीन पर बिखरी हुई चीजें देखी। वो एकदम से जम गया और जल्दी से बोला, बात यहाँ तक कैसे पहुंच गई? श्रेया बोली, इसमें हमारी गलती नहीं है, ये सब कुछ उस कमीने आदमी की घटिया जुबान की वजह से हुआ। अंकिता भी श्रेया के साथ बोली, बिल्कुल सही, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमें गालियां निकालने की? और तो और हम तो उसे मार मार कर उसका दम निकाल देते, आज तो ये बच गया। नवी बोली, वैसे भी इसे मार कर हम लोग कुछ नहीं हारने वाले। शैलेश गुप्ता सच में हैरान रह गया। वो जल्दी से अंकिता के पास गया और उसे हक कर लिया। वो बोला, बस बस चलो मेरे साथ, पहले बाहर चलो। कबीर ने अपनी आंखें सिकोड़कर श्रेया की तरफ देखा। वो जानती थी कि उसने मुसीबत खड़ी कर दी है। वो जल्दी से कबीर के पास आई और अपना सिर उसकी छाती में छुपाते हुए बोली, कबीर मैं ये सब नहीं तोड़ना चाहती थी। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।